नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि की नई तकनीकें, नए स्कीम्स, सफलता के मंत्र और खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां जो आपके लिए बेहद जरूरी है, वो सब हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं विज्ञान और किसान। पौधों की उन्नत किस्मों ने न सिर्फ पैदावार को बढ़ाया है, बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड भी एक ऐसी ही उन्नत किस्म है जिसने किसानों को सफलता की मंजिल तक पहुंचाया है। विज्ञान और किसान सेगमेंट में आइए जानते हैं इसी किस्म के बारे में। अमरूद आमतौर पर हरे रंग का होता है, लेकिन आजकल ऐसे किस्में मौजूद हैं जो काटने पर अंदर से लाल निकलती हैं। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड भी एक ऐसी ही किस्म है। इसमें लाइकोपिन की उच्च मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम अमरूद में 7.14 मिलीग्राम। ये मात्रा दूसरी कई किस्मों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लाइकोपिन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, खास तौर से प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अर्का किरण का गूदा कड़ा और गहरे लाल रंग का होता है। फलों का आकार गोल, न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा। यही वजह है कि यह किस्म व्यावसायिक दृष्टि से काफी बेहतर मानी जाती है। इसके पौधे काफी फलदार होते हैं और दूसरी किस्मों के मुकाबले पहले ही पक जाते हैं। इनके पकने के दौरान बाजार में अमरूद की बहुत ज्यादा आवक नहीं हो रही होती। यही वजह है कि बाजार में इसके बेहतर भाव की उम्मीद रहती है। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड को बेंगलुरु स्थित बागवानी अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। कई किसान हैं जो इस किस्म से खासे प्रभावित हुए और उन्होंने इसके खेती की जानकारी हासिल करने के लिए बेंगलुरु का दौरा भी किया। फिर बाकायदा प्रशिक्षण लेकर इसकी खेती शुरू की और लाखों की कमाई की। अर्का किरण की अच्छी फसल के लिए 1 एकड़ जमीन में 2000 पौधे लगाने होंगे। ये रोपाई की उच्च घनत्व वाली विधि है, जिसमें पौधे से पौधे के बीच 1 मीटर का, जबकि कतार से कतार के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा जाता है। अर्का किरण को साल में 2 बार रोपा जा सकता है, एक बार फरवरी में और दूसरी बार सितंबर या उसके आसपास। अगर आप और ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, को प्रोसेसिंग का सहारा ले सकते हैं। अर्का किरण जूस बनाने के लिए उम्दा किस्म है। इसका 1 लीटर जूस 60 रुपए तक बिक जाता है। और अब बारी है कृषि कैलेंडर की, जिसमें हम आपको इस माह में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहता है अक्टूबर माह का कृषि कैलेंडर। रबी की मुख्य चारा फसलों में बरसीम, रिजका और जई आदि शामिल हैं। उपरोक्त फसलों की बुआई का समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। बुआई के लिए उन्नत किस्मों का उपयोग करें तथा सही मात्रा में पोषक तत्व प्रबंधन करें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप, जिसमें आज हम बात करेंगे पर्यावरण की सच्ची प्रहरी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर्नाटक की रहने वाली श्रीमती तुलसी गौड़ा की। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला हैं। छोटी झाड़ियों वाले पौधों से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है वह इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वह कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में इनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम और जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में 1 आध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, बल्कि पौधारोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए। वह पौधों की अपने बच्चे की तरह सेवा करती हैं। उन्हें पौधों की विभिन्न प्रजातियों और उसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में भी गहरी जानकारी है। एक अनपढ़ महिला होने के बावजूद वह समझती हैं कि पेड़ पौधों का संरक्षण बगैर खुशहाल भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, लिहाजा अपने स्तर से इस काम में जुटी हुई हैं। पर्यावरण को सहेजने के लिए उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, कविता मेमोरियल समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जो खुशी उन्हें पौधे लगाने और उसके पेड़ बनने तक के बीच किए गए देखभाल से मिलती है, वह खुशी उन्हें पुरस्कार पाकर भी नहीं मिलती। सोचिए, बिना किसी लाभ की उम्मीद लगाए एक महिला पिछले करीब 6 दशकों से पर्यावरण को संवार रही है। एक ऐसी महिला जिसके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन अपने द्वारा लगाए गए लाखों पौधों को ही अपना बच्चा मानती है और उनकी बेहतर ढंग से परवरिश भी करती है। यदि पर्यावरण का वास्तव में संरक्षण करना है और दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से निकालना जरूरी है, पौधारोपण सुखद भविष्य के लिए किया जाने वाला एक जरूरी कर्तव्य है। पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जीवन का अंग बनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन के लिए जंगलों का बचे रहना बेहद जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन को खुशहाल बनाए रखने का एकमात्र उपाय पौधारोपण पर जोर देने और जंगलों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।
इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी को अगर फायदेमंद बनाना है तो कृषि शिक्षा को भी सशक्त बनाना होगा, और इस दिशा में नई शिक्षा नीति की क्या भूमिका होगी, आइए इसके बारे में जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल से हुई खास बातचीत में। अभी जिस तरह से आपने देखा कि एचआरडी मिनिस्ट्री है, उसमें बदलाव किया गया, क्या सर आईसीआर में कुछ इस तरह से बदलाव की बात की जा रही है? उसमें कहा गया है कि आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है। हमारे जो बच्चे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, उनमें हमने कंपलसरी किया हुआ है कि एक चौथे साल में बच्चे एक जो हमारा स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम होता है, जिसमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना है, हम बच्चों को कई तरह के एंगेजमेंट्स करते हैं। उसमें रूरल एंगेजमेंट भी होता है, बच्चों का एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी करते हैं हम लोग जो हैं, उसमें इंडस्ट्री अटैचमेंट भी करते हैं, और ये नई शिक्षा नीति में भी ये बात की गई है। लेकिन अब हमें उसको और थोड़ा सा सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है, और हमें अब ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात की गई है नई शिक्षा नीति में, तो क्या हम अंतिम वर्ष में स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम करते थे, क्या हमें उसको शिफ्ट करके प्रथम वर्ष में करना है या द्वितीय वर्ष में करना है, या इस तरह से ऑप्शनल बनाना है बच्चों के लिए? क्योंकि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में बच्चा 1 साल भी पढ़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 2 साल पढ़ के उसको डिप्लोमा भी देना पड़ सकता है आपको, तो वो इस कम्युनिटी एंगेजमेंट से वंचित न रह जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें किया। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें कि हमारा मेन फोकस बच्चों के लिए ये है कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे बने, जॉब देने वाले बने। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि जॉब देने वाले बने बच्चे, न कि जॉब लेने वाले बने। तो इसकी बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, जो कि नई शिक्षा नीति में भी बात की गई है, और अब हम इसके लिए और एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उसमें हम निश्चित करेंगे कि कितनी समय सीमा में, जो इसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी पार्क बनाने हैं आपको, तो टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब है कि जो भी हमारे टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटीज़ ने बनाई हैं, वैराइटीज़ बनाई हैं, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए जो भी टेक्निक्स बनाई हैं, तो उनको डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए
पहले से ही हमारे पास सुविधा है, लेकिन अभी और थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में हमें ये सुनिश्चित करना है कि किस तरह से हम उसको बनाएं, किस तरह से हर टेक्नोलॉजी पार्क में किसानों से संबंधित सारी समस्या हैं। तीसरा, जैसे बड़ी अच्छी बात कही है शिक्षा नीति में कि 5 साल का अगर बच्चा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करता है या 4 साल के बाद में 1 साल का अगर MSc प्रोग्राम करता है तो सीधा PhD में एडमिशन ले सकता है बच्चा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि चौथे वर्ष में बच्चा रिसर्च में इन्वॉल्व हो। तो रिसर्च में इन्वॉल्व कराने के लिए बच्चे को अब हमें प्रोग्राम्स इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि किस तरह से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड बनाएं। और एंटरप्रेन्योर्स का तो रहेगा ही रहेगा हमारा जोर, तो इन सब चीज़ों पर हम जोर दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स हैं वो हमने 2016 से ही पहले से ही हमने इनको रीओरिएंट कर दिया है सभी को। पहले से ही हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स चेंज किए हैं और उन 2016 से जो हमने किए हैं उसमें जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया बच्चों के लिए, जो नई शिक्षा नीति में बात की गई है। हमने जीनोमिक्स, हमने इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह के बहुत सारे जो सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं वो सारे प्रोग्राम हमने पहले ही इंक्लूड किए हैं। और जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम है उसका हम पिछले 2 साल से प्रोग्राम रिवाइज कर रहे हैं, उसके सिलेबस को सभी वाइस चांसलर, सभी एक्सपर्ट्स के कंसल्टेशन के द्वारा। और लेकिन अभी नई शिक्षा नीति में जो हमें बिंदु दिए गए हैं उससे हम और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये और बेहतर हो, जिससे कि ये शिक्षा नीति के अनुरूप हो और जिससे कि ये हमारा देश की प्रगति में, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का नारा है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए हमारे बच्चे तैयार हों और आने वाली पीढ़ी में वो अपना पूरा सहयोग दे सकें। किसानों को कृषि से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही मोबाइल ऐप के बारे में। मेघदूत भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए एक सरल और आसान माध्यम से किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। IITM पुणे और IMD दिल्ली के सहयोग से हैदराबाद में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में डिजिटल कृषि अनुसंधान विषय द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया था। ये ऐप मूल रूप से हर मंगलवार और शुक्रवार को कृषि मेटफील्ड्स यूनिट द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक जिला और फसलवार सलाह को किसानों की पूर्वानुमान और ऐतिहासिक मौसम की जानकारी के साथ एकत्र करता है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कहता है आज का ट्विटर प्लेट। हमारे देश के अन्नदाता किसानों की आमदनी बेहतर बनाने के लिए 3 कृषि कानून लाए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन्हीं के बारे में। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। मुख्य प्रावधान: किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलता पूर्वक व्यापार कर सकें। राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करना। परिवहन लागत एवं कर में कमी लाकर किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाना। ई ट्रेडिंग के जरिए किसानों को उपज बिक्री के लिए ज्यादा सुविधाजनक तंत्र उपलब्ध कराना। मंडियों में अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता।
किसानों से प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध, ताकि बिचौलिए दूर हों। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। मुख्य प्रावधान, कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ना। कृषि करार के माध्यम से बुआई से पूर्व ही किसान को उपज के दाम निर्धारित करना। बुआई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन। दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ। बाजार की अनिश्चितता से कृषकों को बचाना। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा। किसानों तक अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज पहुंचाना। विपणन की लागत कम करके किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना। किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर पर करना। कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीक को बढ़ावा देना। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। मुख्य प्रावधान, अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को अत्यावश्यक वस्तु की सूची से हटाना। अपवाद की स्थिति जिसमें कि 50% से ज्यादा मूल्य वृद्धि शामिल है को छोड़कर इन उत्पादों की संग्रह की सीमा तय नहीं की जाएगी। इस प्रावधान से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कीमतों में स्थिरता आएगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। देश में कृषि उत्पादों के भंडारण एवं प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि होगी। भंडारण क्षमता वृद्धि से किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सकेगा एवं उचित समय आने पर बेच पाएगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि मौसम विभाग ने क्या बताया है मौसम के हाल के बारे में। बात करें मानसून की वापसी की, तो जैसा कि मौसम विभाग ने 23 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि 28 तारीख के आसपास यानी 28 सितंबर के आसपास से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ और 28 तारीख से मानसून जो है पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से वापस लौट गया और उसका आगे कुछ और हिस्सों से आने वाले दिनों में ये लौटना जारी है। और अब बात करें आने वाले 2-3 दिनों की, तो ज़्यादातर हिस्से राजस्थान के और हिस्से यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों से इसकी वापसी हो सकती है आने 2-3 दिनों के अंदर। और जहाँ तक पूरे देश से इसकी वापसी का सवाल है, तो अभी इसको थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन गया है। तो अभी उसके बारे में जो है आने वाले जैसे ही रुझान मिलेंगे तो उसके बारे में कि आपको बताया जाएगा। बात करें वर्षा की, तो इस बार जो है सामान्यतः जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 माह में पूरे देश भर में करीब 88 सेंटीमीटर बारिश मिलती है, यानी कि 881 मिलीमीटर्स। और उसके जगह हमें मिली है 958 मिलीमीटर, यानी कि पूरे देश भर में हमें सामान्य से 9% ज़्यादा वर्षा मिली। और जहाँ तक इसका वितरण की बात करें, अलग अलग जो हमारे होमोजीनियस रीजन हैं, तो यदि होमोजीनियस रीजन की बात करें तो हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ खासकर इसकी काफ़ी कमी रही, ये करीब -15% रहा। और वहीं हम बात करें हमारे दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में ये बहुत बढ़िया रहा, +26% रहा। और वहीं अपना ये मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी ये सामान्य से ज़्यादा रहा। और उत्तर पूर्वी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी ये कि ये बात करें करीब थोड़ा ज़्यादा ही था सामान्य से। तो ये बात करें जो हमारे 4 होमोजीनियस रीजन है उनमें से 3 में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली और सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा जो है सामान्य से कम रही। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।